प्रयागराज से महत्वपूर्ण खबर। अतीक के अपराध का आज हिसाब होगा। एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट सुनाएगी अतीक अहमद को सजा। जहां 17 साल पुराने अपहरण केस पर अतीक को आज पेश किया जाएगा और बड़ा बदलाव हुआ है। पेशी के समय में आपको बता दें, दोपहर 12:30 बजे अब माफिया अतीक अहमद को पेश किया जाएगा। जहां पहले ये समय 11 बजे था, लेकिन अब 12:30 बजे हो गया है। पेशी के दौरान अतीक और अशरफ कोर्ट में मौजूद रहेंगे। अपहरण के 10 आरोपियों में अतीक अशरफ की अहम भूमिका है। मुख्य आरोपी के रूप में देखा जा रहा है इनको, और ऐसे में आज इस पूरे मामले पर क्या फैसला होता है, इस पर सभी की नजरें हैं। न्यूज़ 1 इंडिया भी लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए है। जहां अपहरण के 10 आरोपियों में अतीक अशरफ की अहम भूमिका है और 2006 का ये पूरा मामला उमेश पाल अपहरण मामले में आज न्याय मिलने की इंतजार किया जा रहा है। उमेश पाल का परिवार इंतजार कर रहा है और क्या सजा होती है, इस पर भी सभी की निगाहें हैं। तो 17 साल पुराने अपहरण केस पर आज अतीक को और अशरफ को, जो कि अतीक अहमद का भाई है, उसको पेश किया जाएगा। और इसी के लिए खास तौर से जेल से लाया गया है अतीक अहमद को और अशरफ को बरेली जेल से और अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया गया है। और आज कोर्ट में पेशी होगी, जिस दौरान फैसला सुनाया जाएगा एमपी एमएलए कोर्ट में। उस दौरान अशरफ और अतीक अहमद दोनों मौजूद रहेंगे कोर्ट में। और इसके लिए 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि 12:30 बजे अतीक और अशरफ को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, 17 साल पुराने अपहरण केस में अतीक अहमद की पेशी होगी। महत्वपूर्ण ये पूरा मामला है, 2006 से जुड़ा हुआ कि किस तरीके से राजू पाल हत्याकांड मामले में, क्योंकि मुख्य गवाह के रूप में उमेश पाल ही थे और ऐसे में उन पर दबाव बनाया गया, उनका अपहरण किया गया ताकि वो बयान को बदल दें। और उन्होंने अपने बयान को बदला भी, लेकिन करीब 1 साल का वक्त उन्हें लग गया। जब 1 साल बाद उन्होंने आपबीती बताई कि किस तरीके से उनका अपहरण किया गया था और उन्होंने जो कोर्ट में बयान दिया है उसको ना माना जाए, क्योंकि वो उन्होंने दबाव में दिया था। तो ये डर था अतीक अहमद का और आज अतीक अहमद को सजा होगी। उसका रसूख किस तरीके से अब मिटाया जाता है प्रदेश से, क्योंकि प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं प्रभावित रही है अतीक अहमद के रसूख से। खास तौर से प्रयागराज के लोग जो कि डरे सहमे रहने को मजबूर हुआ करते थे, उसके गढ़ के आसपास के लोग उसके नाम से थरथराते थे। अब जब जिस तरीके से सजा का ऐलान किया जाएगा और साथ ही साथ उमेश पाल, अभी अपहरण मामले में फैसला है, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड मामले में भी जांच आगे बढ़ेगी। अपडेट लेते हैं, हमारे वरिष्ठ संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ अपडेट, देखिए किस तरीके से सबकी निगाह इसी पर हैं कि क्या मामला आता है, क्या सजा मुकर्रर की जाती है। जिस तरीके से डर के साए में जीने को मजबूर रहे जो लोग, आज वो इंतजार कर रहे हैं कि क्या फैसला दिया जाता है और किस तरीके से जो अतीक अहमद है उसका जो रसूख है वो पूरी तरीके से मिट्टी में मिलता है। उन्नति, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यही मंशा रही है कि अपराधियों को, अपराध को, भ्रष्टाचार को और सबसे खास गुंडा तंत्र को निस्ते नाबूद कर दिया जाए, जमीडोज कर दिया जाए उस महल को जिसे काली कमाई से बनाया गया हो। और लगातार सरकार प्रयास भी करती रही है और कहीं ना कहीं उसकी नजीर भी पेश होती दिखाई दी है। 2 दिन पहले साबरमती जेल से अतीक अहमद को निकाला गया, प्रयागराज सेंट्रल जेल शिफ्ट करने के लिए। जो चेहरे पर लकीरें थी, डर था, खौफ था, डान के चेहरे पर अगर डर दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं वह बदलती तस्वीर दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश की। अशरफ को मैं खुद कवर करते हुए लाया हूं बरेली से प्रयागराज के बीच में। मैंने देखा कि चेहरे पर जो डर था, खौफ था, वो कहीं ना कहीं चाहे वह हाईकोर्ट के निर्देश की बात की जाए, एमपी एमएलए कोर्ट के निर्देश की बात की जाए, या उत्तर प्रदेश सरकार का खौफ देखा जाए, वह उसके इन दोनों के चेहरे पर साफ देखा जा रहा था। अगर प्रयागराज की बात की जाए तो सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, कौशाम्बी, श्रृंगवेरपुर, जौनपुर, आसपास के जो भी जनपद है, वाराणसी, इन सब में एक बड़ा रसूख अतीक अहमद के नाम का हुआ करता था। और सिर्फ इन्हीं आसपास के जनपद ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों में भी, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन तमाम सारे राज्यों से डॉक्टर है, बड़े उद्योगपति हैं, इन सब से एक बड़ी वसूली हुआ करती थी, बड़ी रंगदारी मांगी जाती थी। उन्हें धमकाया जाता था कि अगर हर महीने आप इतनी रकम हमें नहीं देते हैं तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी, तुम्हें बम से उड़ा दिया जाएगा, हमारे लोग जाएंगे तुम्हें उठा लाएंगे। और
शायद यही कारण रहा है कि लोग ज्यादा डरे उनसे, लोगों पर को जो धमकी दी जाए उसका असर हो, उनसे बड़ी वसूली की जाए, इसीलिए या आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी घटना को अंजाम भी दिया करते थे और उसके एवज में कभी मुकदमे दर्ज भी होते थे तो कभी नहीं। चूंकि 2007 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिस समय विजय पाल माफ करिएगा उमेश पाल का जब अपहरण हुआ उस समय कोई भी मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। 156(3) के तहत 5 जुलाई 2007 को मुकदमा दर्ज हुआ, पड़ताल शुरू हुई, विवेचना हुई, चूंकि बसपा की गवर्नमेंट थी उस समय, और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ चार्जशीट लगने का। चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन बड़ी लंबी प्रक्रिया के बाद आज 2023 चल रहा है, आज का दिन मुकर्रर किया गया है उस मुकदमे की, जबकि ऐसे करीब 100 से अधिक मुकदमे और अभी अतीक अहमद के ऊपर पेंडिंग है। अशरफ जो उसका भाई है उसके ऊपर भी गंभीर धाराओं में कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। कई बार तो वह जेल के अंदर रहते हुए भी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की है, अपने गुर्गों के माध्यम से लोगों को धमकी दी गई है। बमबाजी की घटना में भी कई बार नाम आया है। हाल ही में उमेश पाल की खुद हत्या कर दी गई, बड़ी घटनाएं हुई। तो इन सब को देखते हुए कहीं ना कहीं आज वह बड़ा दिन है जब एक माफिया तंत्र की कमर तोड़ने को लेकर के आज एमपी एमएलए कोर्ट से एक बड़ा फैसला सुनाया जा सकता है। रिमांड लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस कई उन राज को उगलवाने की कोशिश करेगी जिसे लेकर खुद अतीक अहमद और उसका भाई कई बार सुर्खियों में रहा है, कई बार घटनाओं को अंजाम दिया है। उन्नति बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले की अगर बारीकी से देखा जाए राघवेंद्र, तो पूरा 1 साल लगा। जहां 2006 में अपहरण किया गया उमेश पाल का और 1 साल बाद जाकर कहीं ना कहीं वो बता पाए कि क्या हुआ था उनके साथ, और किस तरीके से उसको लेकर उन्होंने ये जिक्र भी किया कि उनके बयान को कंसिडर ना किया जाए जो कि उनसे दबाव में दिलवाया गया है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो 1 साल का जो वक्त है वो किस तरीके से उन्होंने काटा होगा, और सच को छुपाने के किस तरीके से बार बार कोशिश की गई, लेकिन आज जाकर न्याय मिलने का इंतजार किया जा रहा है। उनका पूरा परिवार इंतजार कर रहा है कि उनको 17 साल बाद इस पूरे मामले पर इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल। देखिए उन्नति, जब भी कभी बड़ी वारदातें हुई हैं तो उसके पीछे तमाम सारे रहस्य भी दबे रहे हैं। और आप समझिए कि जब 2007 में मुकदमा दर्ज हुआ तो 2006 यानी 1 साल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि 1 साल हर एक दिन और हर एक रात मौत के खौफ में सोए होंगे उमेश पाल। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि इससे पहले भी हाई कोर्ट की 3री मंजिल से ऊपर फेंकने की भी कोशिश की गई, उसका भी मुकदमा दर्ज है। 2022 में फिर से एक बार धमकाने की कोशिश की गई उमेश पाल को, उसका भी मुकदमा दर्ज है। उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों को बढ़ाने के लिए बाकायदा अर्जी दी थी एलआईयू को, लोकल इंटेलिजेंस ने उस पर रिपोर्ट भी लगाई थी, लेकिन प्रशासन ने 2 सुरक्षा कर्मियों को दिया तो जरूर, लेकिन उनकी सुरक्षा वह सुरक्षा कर्मी न कर सके, बल्कि खुद वो काल के गाल में समा गए। 2023 में उमेश पाल की हत्या हो जाती है। आप सोचिए कि किस तरह से वह हृदय विदारक घटना रही होगी, किस तरह से एक अधिवक्ता और गवाह कोर्ट के लिए निकलता है, कोर्ट में गवाही देने जाता है और जैसे ही घर पहुंचता है उसे बम से उड़ा दिया जाता है, उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों से फायरिंग हो जाती है। अपराधी बेखौफ किस तरह से, और सबसे खास उस सरकार में जिस सरकार में ऑलरेडी 90% से अधिक चूहे की तरह से दुबके बैठे हुए हैं माफिया तंत्र, उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना हो जाती है। सोचने वाली बात है कि आखिर कितना बड़ा माफिया तंत्र मजबूत रहा है, कितना बड़ा माफिया तंत्र हावी रहा इस प्रयागराज पर, और आज उसी प्रयागराज की धरती पर लाकर अतीक अहमद को और उसके भाई को सरकार यह संदेश देना चाहती है कि जिस धरा पर आपने अपना दबदबा कायम किया था, जिस धरा से आपने वह मजबूती कायम की थी जिससे पूरे देश से फिरौती आती थी, पूरे देश से रंगदारी आती थी, और आज उसी धरा पे आपको सजा सुनाई जाएगी और इसी धरा पर आपको रिमांड पे लिया जाएगा और आपसे उन राज को उगलवाने का सरकार काम करेगी जिनसे सीधा सरोकार उन अपराधियों का है, उन अपराधियों के गुर्गों का है जिन्होंने इन तमाम सारी वारदातों को अंजाम दिया है। बिल्कुल। और देखिए इसी का इंतजार भी किया जा रहा है। और प्रयागराज, देखिए राघवेंद्र, किस तरीके से प्रयागराज में जो डर का माहौल किया गया, इतने वर्षों तक वो डर कायम रहा, और अभी भी जो अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं, जो वो जेल में बैठकर भी साजिश रच रहा था और बाहर उसके गुर्गे उसको अंजाम दे रहे थे, इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके की हनक उसने कायम की है और एक पूरा माहौल जो है कायम किया है। अगर निस्तनाबूद करना है, कहीं ना कहीं माफियाओं को मिट्टी में मिलाना है, तो मंशा जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की, उसके लिए जरूरी है कि जो ऐसे गुर्गे भी बाहर खुलेआम घूम रहे हैं उन पर भी शिकंजा कसा जाए।
और बिल्कुल देखिए उन्नति, ये माफिया तंत्र पूरा एक नेटवर्क है और इस जी। नेटवर्क की जद में हजारों युवा हैं। आप अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो प्रयागराज के रोडवेज और रेलवे स्टेशन इलाके से लेकर खुलदाबाद, करेली और ये तमाम सारे ऐसे इलाके हैं जिनमें अतीक अहमद का एक बड़ा दबदबा रहा है। यहाँ के जो बेरोजगार युवा कहें या ऐसे युवा जो गुमराह हो चुके हैं, उन युवाओं को अतीक अहमद ने अपने जाल में बाकायदा फंसा रखा था, चाहे उन्हें ब्लैकमेल करके या फिर उन्हें पैसे का लालच देकर अपराध पे अपराध कराने की कोशिश करता रहा है। और उन अपराधियों का कुछ इस तरह सा माहौल रहा है, उन अपराधियों के ऐसे मंसूबे रहे हैं जिनके एवज में शरीफों की जिंदगी अपने आप में बेहद ही आप कह सकते हैं कि कठिन हो चुकी थी। इन लोगों द्वारा लगातार व्यापारियों से, डॉक्टरों से, विद्यालय प्रबंधकों से, शिक्षकों से जो जिस तरह से पैसा देने वाला था उस तरह से इन लोगों ने रंगदारी की कोशिश की है, रंगदारी की है, अपहरण किया है, फिरौती किया है। इन तमाम सारी घटनाओं को अंजाम देने के लिए बाकायदा एक रणनीति तैयार की जाती थी और उस रणनीति को ही देखते हुए प्रशासन ने 120B की कार्रवाई कई सारे मुकदमों में की है। यानी षड्यंत्र की जो कोशिशें रही हैं, षड्यंत्र किया गया है, वो जेल में बैठकर कैसे मास्टरमाइंड करता रहा है। इन तमाम सारे मुकदमे जो है वह साक्ष्य इस बात के कि अतीक अहमद ने चाहे वह साबरमती जेल में बैठ करके, अशरफ ने चाहे वह बरेली सेंट्रल जेल में बैठ करके, फरहान ने नैनी सेंट्रल जेल में बैठ करके किस जाना है, इन तमाम तरीके की रणनीति के जो प्लान तैयार किए गए थे एबीसी, इन तमाम सारे प्लानों से पर्दा उठाने के लिए रिमांड लेने की पूरी तैयारी कर ली आज प्रशासन ने। और मुझे कर लिया जैसे ही आज एमपी फैसला सुनाया जाएगा डान के भाग्य को लेकर के, तुरंत पुलिस उनसे रिमांड लेगी और पुलिस उनसे पूछताछ करेगी कि आखिर उमेश पाल हत्याकांड में जो प्रयुक्त असलहे थे वो कहां से आए थे, जो अपराधी थे वो कहां चले गए हैं, वह किसके कहने पर यहां पर आए थे और आखिर जेल से उनका कनेक्शन कैसे था, कैसे वह सूचना देते थे, पूरी क्या नेटवर्क था। उस नेटवर्क को समझने की कोशिश उत्तर प्रदेश पुलिस बाज हैं वह जरूर इस बात की कोशिश करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द स्थिति साफ होगी कि आखिर अतीक और अशरफ के लिए आज का दिन कैसा होने वाला है। बिल्कुल। और राघवेंद्र देखिए, क्योंकि समय में बदलाव किया गया है, 11 बजे पेश होना था लेकिन अब 12:30 कर दिया गया है। किस तरीके से आप, क्योंकि कोर्ट के बाहर मौजूद हैं लगातार, क्या हलचल आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए कोर्ट को पूरी तरीके से जो है पुलिस ने घेर रखा है, अपनी जो है सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। कई अधिकारियों का यहाँ पर जमावड़ा है और जिस तरह से यहाँ पर एक रूटीन प्रक्रिया थी कि हमेशा ही यहाँ पर वकीलों की और मुवक्किल की तादाद अधिक से अधिक होती थी, उन्हें गेट रूट में डाइवर्ट कर दिया गया है। 3 नंबर गेट पर आम पब्लिक के लिए किया गया है और 2 नंबर गेट से अतीक अहमद को प्रवेश दिया लाया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि 12:40 पर एमपी एमएलए कोर्ट में जज के समक्ष ये सभी अभियुक्त पेश होंगे और उसी वक्त कोर्ट द्वारा इन्हें सजा सुनाई जाएगी। क्योंकि इससे पहले की पूरी कार्रवाई हो चुकी है, सिर्फ सजा ही सुनाया जाना है और सजा सुनाए जाने के बाद सरकार यह फैसला लेगी कि इन्हें किस जेल में रखना है या किस तरह से जो है इनके ऊपर कार्रवाई करनी है। उन्नति बिल्कुल। और अब इंतजार इस बात का भी है कि उमेश पाल हत्याकांड मामले में भी कैसे कड़ियां जोड़ते हुए जांच आगे बढ़ती है और पूछताछ के जरिए क्या बड़े सबूत और क्या बड़े खुलासे इस पूरे मामले से जुड़े हुए होते हैं। निश्चित तौर पर देखिए ये दोनों मुकदमे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अतीक अहमद ने जब पहले राजू पाल हत्याकांड को अंजाम दिया था, राजू पाल की हत्या के मामले में आरोपी हुए थे और उसके बाद उमेश पाल को धमकाया गया था कि उस हत्याकांड के बतौर आप गवाही अपना दें और उनका अपहरण किया गया था और अपहरण का भी मुकदमा इसी बात को लेकर के लिखा गया था और उसके बाद फिर हत्या होती है, न कि सिर्फ उमेश पाल की बल्कि उनकी सुरक्षा में तैनात 2 पुलिसकर्मियों की। तो ये तीनों मुकदमे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की कड़ी है और निश्चित है कि इन तीनों मुकदमे से प्रभावित हुए लोगों की संख्या लगभग एक ही है। तो उन सभी को न्याय किस तरह से मिलेगा इसका न्यायालय जरूर ध्यान देगा और न्यायालय जिस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहुंचते ही बहुत जल्द से जल्द सुनवाई हुई, यानी 2017 में एमपी एमएलए कोर्ट का गठन हुआ, 2023 में आज वह दिन है, हो सकता है कि फांसी की ही सजा सुनाई जा सके या आजीवन कारावास
आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। तो देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से न्यायालय फैसला सुनाता है, किस तरह से न्याय दिलाता है उन जो प्रभावित हुए लोगों का है, जिनके परिवार के खुद मुखिया आज इस दुनिया में नहीं है। भले ही उनके सामने न्याय नहीं मिला उस घटना का, लेकिन भले ही उनके मरणोपरांत ही सही, लेकिन उनके परिजन इस बात को जरूर देख सकेंगे कि आखिर उन्हें न्याय किस तरह से न्यायालय के द्वारा मिल रहा है, सरकार के द्वारा मिल रहा है और उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा मिल रहा है। बिल्कुल। और राघवेंद्र, अगर मैं अतीक अहमद के भाई अशरफ की बात करूं तो किस तरीके से अशरफ पर शिकंजा कसा जाएगा, क्या सजा का प्रावधान, क्योंकि वो भी मुख्य आरोपी की भूमिका में रहा है इन दोनों मामलों पर? देखिए, अशरफ पर ऑलरेडी कई गंभीर मामले दर्ज हैं, 302, 307, 364, इसके अलावा 120B में भी कई सारे मुकदमे हैं, यानी हत्या के प्रयास, अपहरण, लूट, बलवा, ये तमाम सारे ऐसे मुकदमे हैं जिनमें सीधा सरोकार अशरफ का रहा है, वांटेड है उन मुकदमों में। इसके अलावा 120B अतीक के साथ लगभग जो मुकदमे दर्ज हैं उसमें षड्यंत्र में हमेशा ही अशरफ रहा है और अशरफ ने उसके गुनाहों में लगातार साथ दिया है। तो निश्चित है कि अशरफ को भी कहीं ना कहीं बड़ी ही सजा मिलेगी, क्योंकि अशरफ का भी दबदबा कहीं अतीक से कमजोर नहीं था। अतीक जब सांसद रहे तो अशरफ विधायक रहे और दोनों ने ही प्रयागराज में एक बड़ा दबदबा कायम कर रखा था। पूरे प्रयागराज की बात की जाए, खुलदाबाद, अटाला, करेली, सिविल लाइन, रोडवेज, इन तमाम सारा जो एरिया है वह कांपता रहा है इन अशरफ से, अतीक से और उसके भाई फरहान से। तो कुल मिलाकर इन माफियाओं का, इन दबंगों का, गुंडों का जो कमर तोड़ने का काम सरकार कर रही, उससे प्रयागराज की जनता तो एक बार खुश है ही। पूरे देश की अगर मैं बात करूं, जो भी अतीक को जानते थे या जो भी माफिया तंत्र को समझते हैं, चाहे वह मुख्तार अंसारी की बात हो, खान मुबारक की बात हो, ये तमाम सारे ऐसे अपराधी हैं जिनका बोलबाला पूरे देश में रहा है। मुमकिन है कि विदेशों से भी इनका सीधा सरोकार रहा हो, जो इनके पास चाहे वो स्नाइपर सेल के असलहे रहे हो, AK-47 के रहे हो, AK-56 के रहे हो, ये तमाम सारे ऐसे असलहे रहे हैं जो देश विरोधी ताकतों को बढ़ाने का काम करते रहे हैं। जब भी हमारे देश में कोई इन असलहों से वारदातें हुई तो ऐसा माना जाता है कि देश विरोधी जो ताकतें हैं उनका यह पूरा काम रहा है और उन्हीं असलहों से कहीं ना कहीं इन माफियाओं ने, इन जो माफियाओं के गुर्गे हैं, उन्होंने भी कई बार अंजाम दिया है। तो इन तमाम सारे मुद्दों पर एक बार रोकथाम लग सके, एक बार उन तमाम सारे मामलों को पुलिस और सरकार समझ सके, इसके बाद क्या कार्रवाई करनी है अशरफ के ऊपर, क्या कार्रवाई करनी है फरहान के ऊपर, क्या कार्रवाई करनी है मुख्तार अंसारी के ऊपर या और तमाम सारे जो ऐसे माफिया जिनका सीधे विदेशी माफियाओं के साम्राज्य को किस तरीके से मिट्टी में मिलाया जाता है, ये देखना होगा। ठीक है राघवेंद्र, आप इसी तरीके से पल पल की अपडेट पर नजर बना के रखिएगा, आपके पास लौटूंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, जहां अतीक पर कौन कौन से मामले हैं ये लगातार आपको बता रहे हैं। हत्या, मारपीट, गुंडा एक्ट, ये तमाम वो मामले हैं जो कि अतीक पर है।